हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक टॉपिक था सर, जो काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर कुछ अमेंडमेंट्स हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो उन्होंने इधर उधर से सुनी हुई है और वो कंफर्म करना चाहते थे सर ये अमेंडमेंट्स वाकई हैं या नहीं है, हम उस पर यकीन करें नहीं करें। ठीक है, तो ये वीडियो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फर्मेशन, ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन या कॉन्फर्मेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कुछ रीसेंट पास्ट लगभग 9 मंथ्स और एक आध साल में जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, आई होप आप फर्क कर सकते हो अमेंडमेंट्स में और एडिशंस में। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट लॉ बेस्ड नहीं है, बट हल्के बुल्के कुछ प्रोविजंस लॉ बेस्ड हैं। तो कुछ अमेंडमेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं और कुछ सिलेबस में भी आईसीएसआई ऐड करता है। तो मैं एडिशंस की बात नहीं कर रहा। सिलेबस में नए सिरे से कुछ अगर इंस्टीट्यूट ने ऐड किया होगा या कुछ वर्ड्स चेंज किए होंगे, कुछ पैराग्राफ चेंज किए होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो इंस्टीट्यूट ने अभी तक सप्लीमेंट, अभी तक 1 मंथ बिफोर तक भी अभी तक सप्लीमेंट नहीं आया है। और वर्ड टू वर्ड सर हम कंपेयर अब नहीं करते। ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को बाय वे ऑफ अ सप्लीमेंट बताए जाए। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड मैं इसलिए रीड करके पूरे 600 पेज का मॉड्यूल कंपेयर नहीं कर सकता, इट्स टू मच ऑफ अ टास्क। तो एक्ट बेस्ड जो कंपनीज एक्ट बेस्ड जो चेंजेस हैं, कुछ कुछ ही हैं जो बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। पर जो मॉड्यूल आपको है, जून 22 का मॉड्यूल जो है, उसमें वो चेंजेस नहीं है। और क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, उस पर क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इस वजह से, इस कंसर्न से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड पर्पस है इस वीडियो का, बहुत ज़्यादा स्कोप इसका वाइड ना कर दें। गुड फेथ में मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसका बस फ़ायदा ले लें और इस वीडियो को सारे बच्चों तक पहुंचा दें, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों तक पहुंचा दें जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सा छोटा सा पर्पस है। ठीक है, चलिए क्या है ये चीज़ें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अमेंडमेंट हुआ था। आपको पता होगा, कंपनी लॉ भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा 1/4/2021 से ये अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, खैर अगर आप मॉड्यूल देखें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो पूरे मॉड्यूल में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है ही नहीं। पर कुछ बच्चों को पता नहीं कहां से क्या चढ़ गई कि उनको स्मॉल डेफिनेशन की कंपनी की मतलब डेफिनेशन भी पढ़नी है, जो कि मॉड्यूल में दी नहीं है। स्मॉल कंपनी का बहुत ही कम रेफरेंस आता है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कारो 2021 कारो 2020 में उसका रेफरेंस आता है, बट डेफिनेशन अभी भी उसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं ये एक्चुअली आपके मॉड्यूल में ही नहीं है, बट स्टिल just for the sake of clarification to few students who are bothered about this, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि जो डेफिनेशन है आपका ऑन द फेस, उसमें जो लिमिट्स होती हैं वो सेम है। ठीक है, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये लॉ का आपको सब पता होगा। ठीक है, तो एक्ट में अभी भी वही लिखा है, डज नॉट एक्सीड 50 lakhs विच में भी मोर देन 10 करोड़। और टर्नओवर के लिए लिखा है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और जो बाद में लिमिट बढ़ के 100 करोड़ तक जा सकती है। अब जो एक्ट ने पावर ले रखा है, क्या पावर ले रखा है, और सच हायर अमाउंट, और सच हायर अमाउंट, तो ये हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये कहां प्रिस्क्राइब हो सकता है, रूल्स में। तो रूल्स में इसीलिए उन्होंने ये हायर अमाउंट को प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो रूल्स में उन्होंने अमेंडमेंट किया है। और अब आपको क्या याद रखना है कि अब ये लिमिट्स हैं, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो जो 50 lakhs था अब वो 2 करोड़ हो चुका है। तो अप टू 2 करोड़ तक अगर आपका पेड अप कैपिटल एंड, सॉरी, पेड अप कैपिटल है सिर्फ, मतलब अलग अलग है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो पेड अप कैपिटल के लिए लिमिट है अब अप टू 2 करोड़, एंड टर्नओवर का जो लिमिट है वो है 20 करोड़। ठीक है, 50 लाख बढ़ के हो गया 2 करोड़, और जो टर्नओवर का 2 करोड़ था वो बढ़ के हो गया 20 करोड़। क्लियर है, तो ये अमेंडमेंट आ चुका है। ये ऑन द फेस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एक्ट में तो रेंज है ना, एक्ट में तो रेंज है, मिन मैक्स का रेंज है, 50 लाख से लेके जो 10 करोड़ है उसके बीच में लिमिट होगी। एक्ट ने एक रेंज दी है, अब वो रेंज के बीच में क्या चल रहा है वो रूल्स बताएगा। तो रूल्स जब आप पढ़ोगे तो आज की डेट में क्या लिमिट्स चल रहे हैं स्मॉल कंपनी के लिए, पेड अप कैपिटल अप टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया अगर गलती से, तो आपको ये लिमिट्स अब याद रखनी है। ठीक है,
चलिए तो आई होप आप नोट्स में जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप अपडेट कर देना। अगर वो उसमें कवर्ड नहीं है तो हाथ से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलिए, तो ये 50 लाख हो गया है 2 करोड़, और ये जो 2 करोड़ है टर्नओवर का, ये हो गया है सर 20 करोड़। ठीक है, तो ये है आपका अमेंडमेंट 1/4/2021 से आ चुका है। ठीक है, चलिए फिर एक ये भी अमेंडमेंट है, ये मेरे से भी स्किप हो गया था। ठीक है, आई एडमिट, मेरे से भी ये स्किप हो गया था, तो ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे लेक्चर बायस भी ये अच्छे से नोट कर लें और वो बुक्स में चेंजेस कर ले। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, ठीक है, मॉड्यूल में भी अभी तक चेंज नहीं किया गया। मॉड्यूल में भी अभी तक पुरानी लिमिट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुका है पहले, इसलिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ते हो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। ठीक है, एएस एप्लीकेबिलिटी ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज आप पढ़ते हो। ठीक है, तो उसमें एसएमसी का डेफिनेशन पढ़ते हो, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि पहला क्लॉज क्या कहता है, इक्विटी एंड डेट आर नॉट लिस्टेड। ठीक है, एसएमसी में अगर आपको आना है तो आपका डेट या इक्विटी लिस्टेड नहीं होना चाहिए, न इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होना चाहिए इन और आउटसाइड इंडिया। तो ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आप बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होने चाहिए इफ यू वांट टू गेट क्लासिफाइड इनटू एसएमसी। और अब जो दो ये क्लॉज थे, एक था टर्नओवर बेस पे, कंपनीज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड, अब वो हो गया है 250 करोड़। पहले क्या था सर, 50 करोड़, 50 का सीधे 250 करोड़ हो गया है। तो आप ये बुक्स में अब भी के अब भी मेरे साथ साथ अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो टर्नओवर का लिमिट हो गया है 250 करोड़ एंड बोरोइंग्स का हो गया है सर 50 करोड़। ठीक है, 50 के पहले यहां पे क्या था, 10। ठीक है, तो क्या क्या हो गया है सर, टर्नओवर पहले 50 था, 50 से अब हो गया है 250, बोरोइंग्स था 10, अब वो बढ़ के हो गया है 50। तो अब आपको ये दो लिमिट्स याद करनी है कि टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ एंड बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, नॉट अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ अ नॉन एसएमसी। तो क्लॉज ए बी ई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सी और डी में चेंज है। क्लियर है? तो बस ये लिमिट्स आपको तुरंत अपडेट कर देना है। फिर एक ये भी अमेंडमेंट आया था लॉ में, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, जो आपका मैनेजरल रेम्यूनरेशन है, ठीक है, उसका शेड्यूल 5 है। शेड्यूल 5 में ये अमेंडमेंट था, टेबल ए आप जो पढ़ते हो सर, उसमें एक पूरा एक कॉलम ऐड हो गया है अलग से, जो कि क्या कहता है, लिमिट ऑफ ईयरली रेम्यूनरेशन पेबल शेल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर। आपको पता होगा कि शेड्यूल 5 में पहले अदर डायरेक्टर कहीं स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं था, अब वो अमेंड करके हर जगह अदर डायरेक्टर अदर डायरेक्टर अदर डायरेक्टर को भी ऐड किया गया है। तो अदर डायरेक्टर का भी रेम्यूनरेशन शेड्यूल 5 अब कवर करता है, जो पहले कवर नहीं होता था। तो इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, वो भी कहीं से लिखा हुआ ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ आपको पता ही होगा शेड्यूल 5 में क्या लिखा था, मैनेजरियल पर्सोनल। तो मैनेजरियल पर्सोनल में अदर डायरेक्टर्स नहीं आते थे, तो इस जो रेंज है इसमें नहीं आते वो, जो आप ये पढ़ते हो ना कि आपका जो इफेक्टिव कैपिटल है वो अप टू 5 करोड़ है, तो 60 लैक्स ऑल डायरेक्टर्स साल भर का जो होता है। फिर 5 करोड़ से 100 है तो 84 लैक्स, 100 से 250 है तो 120 लैक्स, और 250 करोड़ से भी आपका ज़्यादा है इफेक्टिव कैपिटल तो कितना आता है, 120 प्लस 0.01% ऑफ द कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। ये जो रेंज है ये सिर्फ मैनेजरियल पर्सोनल के लिए थी, और अब अदर डायरेक्टर्स के लिए एक लोअर रेंज दी गई है। ठीक है, तो अदर डायरेक्टर्स को भी इन केस ऑफ लॉस अब रेम्यूनरेशन मिलेगा, और उसका लिमिट क्या है सर, वही 5 करोड़ तक अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल है तो 12 लाख। बेसिकली ये क्या है, डिवाइडेड बाय आई थिंक 5 है, लगभग ऐसा है, डिवाइडेड बाय 5। तो 60 डिवाइड बाय 5 आएगा 12, 84 डिवाइडेड बाय आप 5 करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आता है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 84 डिवाइडेड बाय 5 तो आता है 16.8, उसको राउंड अप कर दिया गया है। ठीक है, 16.8 आता है तो 17 राउंड अप किया गया है। फिर 120 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आएगा 24। ठीक है, और ये भी 120 डिवाइड बाय 5 24। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है
कि जो ओरिजिनल लिमिट्स हैं उनका डिवाइडेड बाय 5 है, बस 84 का राउंड अप करना है 17। ठीक है, बाकी कुछ अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, पूरा सेम है, 0.01% ही है 250 करोड़ के ऊपर का जो इफेक्टिव कैपिटल है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा, इसके आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, मैंने भी एमसीक्यू सीरीज में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये अदर डायरेक्टर्स है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा कि वह मैनेजरियल पर्सन नाम यूज़ किया गया है या अदर डायरेक्टर नाम यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आई होप आपने पढ़ा होगा। मेरे लेक्चर बैच को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, चलिए, फिर कुछ चैप्टर 2 में अमेंडमेंट था, शेड्यूल 3 में, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो वो भी मैं फटाफट बता देता हूँ। कुछ खास नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हैं, तो बैलेंस शीट आइटम में एफ बी पॉइंट आता है, एक नया पॉइंट ऐड हुआ है एफ बी, एफ ए ऑलरेडी है, एफ बी अलग से ऐड हुआ है, ट्रेड पेबल ड्यू फॉर पेमेंट। ठीक है, ट्रेड पेबल ड्यू फॉर रीपेमेंट, तो उसका एजिंग शेड्यूल आपको देना है। ठीक है, एजिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल। ठीक है, ऑफ ट्रेड पेबल, तो उसमें आपको एजिंग देनी है, देखो लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3, ऐसे आपको एज के हिसाब से उसको डिवाइड करना है। दो कैटेगराइजेशन है, एमएसएमई एंड अदर्स। ठीक है, ये आपको पता ही है, एमएसएमई एंड अदर्स, और फिर उसके अंदर और आपको डिस्प्यूटेड कितना है वो आपको बताना है। एमएसएमई में डिस्प्यूटेड और अदर्स में डिस्प्यूटेड, इसी में डिस्प्यूटेड का अमाउंट कितना है और उसका एजिंग कितना है ये आपको देना है। ठीक है, टोटल अमाउंट का एजिंग एंड डिस्प्यूटेड अमाउंट का एजिंग भी आपको देना है। तो इस पे आई डोंट थिंक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाएगा। फिर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर के आइटम्स बने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम में एक ही था, पीएनएल आइटम में ये 2-3 आइटम्स ऐड हुए हैं। पहला है अनडिस्क्लोज इनकम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कि अगर इनकम टैक्स का कुछ असेसमेंट, सर्च, सर्वे कुछ भी होता है और अगर उस दौरान आपने कुछ इनकम या एसेट्स डिक्लेयर किए तो उसके बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं था, तो अब उसको कवर किया गया है कि द कंपनी शैल गिव डिटेल्स। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताता है सब ये, तो आपको सिर्फ डिस्क्लोजर्स का रिक्वायरमेंट दिया गया है। कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप डिक्लेयर क्या करते हो जो बुक्स में नहीं है, समझ रहे हो ना, आउट ऑफ बुक्स अनडिस्क्लोज इनकम अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो जो बुक्स में अभी रिकॉर्डेड नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट दैट हैज बीन सरेंडर्ड और disclosed as income during that the year in the tax assessments under Income Tax Act 1961, the IUI such as search, survey or any other relevant provisions of Income Tax Act, unless, ठीक है, कब डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अनलेस देर इज एन इम्यूनिटी, अगर आपको इम्यूनिटी दी गई है, आपको अलग से एग्जाम्शन या माफ किया गया है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से, तो अलग बात है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सबको वो डिस्क्लोज करना है, अनलेस देर इज एन इम्यूनिटी फॉर डिस्क्लोजर अंडर एनी स्कीम एंड शैल ऑल्सो स्टेट whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year. ठीक है, तो आपको डिटेल्स देनी है और आपको बताना है कि आपने प्रीवियसली भी जो अनरिकॉर्डेड इनकम है, अब ये तो 1/4/2021 से आ गई है, ये तो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा ना, पुराने के लिए भी कहा है। ठीक है, स्टेट वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम एंड रिलेटेड एसेट हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो पुराना भी आपको कुछ होगा तो वो अब वन टाइम एक साथ डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और आगे चल के नॉर्मल तरीके से प्रोस्पेक्टिवली आपको जब कुछ डिस्क्लोज करते हो तो उस साल में आपको बताना है। ठीक है, तो इस पे भी कुछ देखो क्वेश्चन नहीं बनता बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर है सी एस आर। ठीक है, सी एस आर तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, सी एस आर के बारे में भी दिया हुआ है। सी एस आर के बारे में क्या है, where the company covered under 135 of Companies Act, the following shall be disclosed with regard to CSR activity. Number 1, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड। ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट कितना है, वो 2% वाला अमाउंट कितना आ रहा है पहले अलग से बताओ। ठीक है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, फिर एक्चुअली कितना खर्चा किया है आपने, एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, उससे आपको पता चलेगा शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल ऑफ द प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, कुछ ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड वाला शॉर्टफॉल है क्या, फिर रीजन बताओ क्यों पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए जो रिक्वायर्ड था, फिर नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, आपको पता ही होगा बहुत सारे परमिटेड वेज हैं, तो आप कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्टिविटीज में सीएसआर का पैसा खर्च करते हो आपको बताना है। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट कंट्रोल्ड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू सीएसआर एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको पता ही होगा कि आप खुद खर्चा भी कर सकते हो, ट्रस्ट बना के भी कर सकते हो, आप डोनेशन दे सकते हो। तो अगर आप ट्रस्ट बना के कर रहे हो
और आप ही वो ट्रस्ट मैनेज करते हो, तो उसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर आपको देना है. वेयर अ प्रोविजन इज मेड विद रिस्पेक्ट टू अ लाइबिलिटी incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately. काफी बार हम क्या करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, कैपिटल कमिटमेंट्स, आप इसको नॉर्मली पढ़ते हो, तो सीएसआर से रिलेटेड भी हो सकता है आपने कैपिटल कमिटमेंट की हो कि ओवर द इयर्स आप इतना इतना अमाउंट सीएसआर के लिए खर्चा करोगे, तो आप बुक्स में क्या करते हो, प्रोविजन करते हो, उसके लिए पैसा सेट असाइड करते हो. तो वो प्रोविजन में भी अगर कुछ चेंजेस है, कुछ और प्रोविजन आपने की है, प्रोविजन को रिड्यूस कर लिया या प्रोविजन में से कुछ यूटिलाइजेशन कर लिया है, तो वो जो भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना है. तो कॉन्ट्रैक्चुअल कोई ऑब्लिगेशन है जिसको आप नॉर्मली कैपिटल कमिटमेंट्स कहते हो, कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप एग्री कर लेते हो कि मैं इतना इतना ऐसा ऐसा खर्च करूंगा, तो उसमें जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी आपको बताने होंगे. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं. इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बहुत मुश्किल काम है एमसीक्यू बनाना. और फिर एक आपका फेवरेट अमेंडमेंट है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में. ठीक है, तो ये भी आ चुका है सर, डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी वेयर कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड. ध्यान दो, दोनों कवर्ड है, दोनों कवर्ड है, ट्रेड बोलो इन्वेस्ट बोलो. ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज. क्या क्या बताना है सर, प्रॉफिट लॉस, कि आपने नेट प्रॉफिट लॉस किया, प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड, बराबर, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. तो रिपोर्टिंग डेट यानी 31 मार्च को आपके पास कितनी करेंसी थी, इसका भी डिस्क्लोजर आपको देना है. और फिर है एडवांसेस, मतलब अगर आप इसको एज अ बिजनेस कर रहे थे, लोन लेके करेंसी में ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब आपका बिजनेस था ये. ठीक है, डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए आपने लोन वोन लिए थे, उसके बारे में भी पूरे डिटेल्स देने हैं. डिटेल्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक अच्छा सा अमेंडमेंट है, इस पे भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, 1/4/2021 से आ चुका है कि पहले आपको पता होगा कि जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स या बोरिंग्स होते थे उसको आप स्प्लिट करते थे. याद आ रहा है कि जो भी कमिंग 12 मंथ्स में जो भी रिपेमेंट्स होते हैं उसको स्प्लिट करके अलग से दिखाया जाता था. वो अभी भी दिखाना है, सिर्फ हेडिंग चेंज कर दी गई है. ठीक है, तो ध्यान दो. तो हेडिंग क्या है, नाम क्या है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग. इसको आप क्या कहते हो, करंट मेच्योरिटी, यानी आने वाले 12 महीने में जो भी ईएमआई आने वाली है. ईएमआई होती है ना क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली, जो जो भी आपका रिपेमेंट पैटर्न है, तो अप टू 12 मंथ्स जो भी आपके रिपेमेंट्स आने वाले हैं उसको क्या कहते हैं, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली. तो अर्लियर ये कहां प्रेजेंट होता था, अदर करंट लाइबिलिटी, पहले इसको स्प्लिट करके अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता था. अब उसको करेक्ट किया गया है कि भाई उनको रियलाइज हुआ कि जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो स्प्लिट करके भी वो बोरोइंग में ही आना चाहिए, नेचर थोड़ी बदलता है उसका. तो उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग से स्प्लिट करके जो भी अप टू 12 मंथ्स के रीपेमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कहा गया है करंट लाइबिलिटी में ही, नेचर नहीं बदला उसका, सिर्फ उन्होंने कहा है मैचिंग हेड में क्यों न दिखाएं. ठीक है, तो अदर करंट लाइबिलिटी में अब वो दिखाने की जरूरत नहीं है, अब वो आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में दिखाना है. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आपको उसको प्रेजेंट करना है. हेडिंग बदली है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे, लॉ बेस्ड अमेंडमेंट्स, जो मुझे लगा क्लैरिफाई करना जरूरी है. तो ये सब मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बता दूं. ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. ये फाइल जो है सर मेरे वेबसाइट पे मैं डाल देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लिंक डाउनलोड करके कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे चेंजेस मैंने सीक्रेट सुपरस्टार नोट्स में कर दिए हैं, एंड आई थिंक मैंने पॉकेट बुक में भी इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था. ठीक है, चलिए, तो अलग से मैं दे रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे हैं जिनको मेरे नोट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, मेरे बारे में भी जानकारी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, तो वहाँ तक आपको ये फाइल पहुँचानी है, और जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको भी अलग से नोट करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं सर, या जो मुझे नहीं जानते हैं. ठीक है, तो उन तक आपको ये पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है. थैंक यू सो मच.